तो आज के रिलेशनशिप के इश्यूज इतने क्यों हैं? लव जो है ना वो इतनी जल्दी नहीं होता। लव का जो अलग होता है, सबसे पहले होती है अट्रैक्शन। बिल्कुल होती है। एंगर इश्यूज में मैं कहती हूँ कि आपका रिमोट कंट्रोल आपके पास ही नहीं है। हर एक के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है, ऐसे कभी डिप्रेशन नहीं होता। हनी सिंह है, इतने पॉपुलर रैपर थे, सुशांत सिंह राजपूत, क्या सबको रात में ही पता लग गया था क्योंकि वो इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहे थे। मैं सुबह शॉक में चला गया, फिर ऐसे पता चला कि ये बंदा डिप्रेशन में है। जितनी बड़ी सेलिब्रिटी है ना, जितनी जॉब प्रोफाइल हाई है, डिप्रेशन क्या, स्ट्रेस क्या, एंजाइटी भी उतनी ही ज्यादा है। जो एक मेल है वो कुछ ना कुछ अंश अपनी मदर का भी अपनी वाइफ में चाहता है, वो उसमें अपनी बहन भी ढूंढता है। बिल्कुल ढूंढता है, हाँ, जिनसे बात ही कर सकते, कुछ नहीं चाहिए, बात कर ले बस। कुछ भी। जब क्राइम पेट्रोल आता था मुझे बड़ा अच्छा लगता था। 8वें दिन मैं सड़क पे जाते हुए आदमी को सोच रहा हूँ ये मुझे मार देगा। कई बार ना दिमाग में ऐसे सवाल आता है, आज तो काम बढ़िया चल रहा है, कल नहीं आया तो क्या करेंगे? तो ऐसे विचारों से कैसे दूर रखना चाहिए अपने आप को? वो कहते हैं ना कि दुनिया में इतना गम है, मेरा गम तो कुछ भी नहीं। कितना गम है, कितना गम है, पर गम है ही नहीं यदि मैं उनको देखूं। मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा डॉक्टर अमनजोत रंधावा का। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ श्रीवास्तव है और आम जिंदगी से जुड़ी हुई कुछ बातों पे बातचीत करते हुए आज एक बार फिर एक नया एपिसोड लेकर के आपके सामने आए हैं। हम सब ने अपनी जिंदगी के अंदर में किसी ना किसी पहलू पे आकर के अपने आप को तन्हा पाया है। ऐसा लगता है कि सब कुछ है पर फिर भी कुछ नहीं है। आज की भाषा में हम इसे डिप्रेशन, एंजाइटी का नाम देते हैं। आज ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ कि हमने अपने स्टूडियो में एक ऐसे शख्सियत को बुलाया है जो एक साइकोलॉजिस्ट है। मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगा डॉक्टर अमनजोत रंधावा का। अमन मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। आप आए अपने इतने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाल करके, दो हम बहुत दिन से ट्राई कर रहे थे तो इसके लिए मैं सच में तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक यू सो मच, आई एम ऑल्सो ब्लेस्ड टू बी हियर। थैंक यू मैम। पहले तो ये बताओ आप कैसे हो? आई एम फाइन। इतने सारे लोगों की समस्या सुनते हो, बात करते हो, उनको सलाह देते हो, आपको पर्सनली दिन भर लोगों से कैसा फील होता है? जब कोई सेशन होता है तो लगता है, क्योंकि उस टाइम पर मैं एक लिसनर हूँ, मुझे सुनना है क्योंकि उनके पास सुनने के लिए ही कोई नहीं था, तो मैं सुनती हूँ। और बहुत दुख में होते हैं लोग, मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते उनकी लाइफ में क्या क्या चल रहा होता है। और धीरे धीरे ओपन अप होना शुरू होते हैं। सेशन के बाद सबसे पहले जो मेरा काम रहता है कि मैं ग्रेटिट्यूड फील करती हूँ कि आई एम ब्लेस्ड। वो कहते हैं ना कि दुनिया में इतना गम है, मेरा गम तो कुछ भी नहीं है। कितना गम है, कितना गम है, पर गम है ही नहीं यदि मैं उनको देखूं तो। जैसे एक 14 साल का बच्चा भी डिप्रेस्ड पाया जाता है, एक 40 साल की उम्र का बंदा भी कहता है मुझे डिप्रेशन है। राइट। क्योंकि हर चीज को ये बोल देना, अगर सपोज करो कि आपको कोई चीज नहीं मिल रही, सपोज करो घर, गाड़ी, बंगला, कुछ भी हो सकता है, वो नहीं मिल रहा, इसकी वजह से हम दुखी हैं, उसको डिप्रेशन का नाम देना कहाँ तक जायज है? तो डिप्रेशन क्या होता है, कब हम बोलते हैं कि ये डिप्रेशन है? आपके पास कोई आए, कॉमन लैंग्वेज में बताएं कि हम किसको देखते बोल देते हैं कि उसकी जो है, एक तो जैसा उसका बिहेवियर पहले था वैसा नहीं रहता। मतलब पहले उसको बहुत लाइवली था और बहुत बाहर घूमना पसंद है, बहुत उसके फ्रेंड्स हैं, एक्सट्रोवर्ट बंदा है। ऑल ऑफ अ सडन उसका सबसे नाता टूट जाता है। या तो उसकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है, मान लो कुछ ऐसी सिचुएशन आई है, तो उसको हम स्ट्रेसर बोलते हैं। हम कहते हैं ना कि स्ट्रेस, सबसे पहले बात शुरू होती है स्ट्रेस से। तो डिप्रेशन में जो हम इजीली नोटिस कर सकते हैं कि जो पहले कोई बच्चा है, आपका कोई फैमिली मेंबर है या आपका कोई फ्रेंड है, तो जिस तरह से वो पहले बहुत एक्सट्रोवर्ट था, बाहर जाना, पार्टी में जाना या सबसे बात करना बड़ा पसंद था, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन उसकी ये सारी एक्टिविटीज बंद हो गई हैं। तो आपको लगेगा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है।
सबसे पहले ये नोटिस होता है। ये डिप्रेशन के ये स्टेजेस हैं। डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं। तो जब भी आप किसी से पूछते हो, जैसे आप भी बोल रहे हो कि किसी से बात कीजिए, तो ये किससे बात कीजिए? आप देखिए, मैं किसी को कुछ बताऊं, वो उसमें अपना ही मतलब ढूंढने लग जज जाते ना हैं। करें आपको। तो मैं कैसे किसी के आगे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका तो चलो वो अभी पूछता हूँ आपसे कि उनका एक आदमी जो 35 36 37 साल का, या एक लेडी फॉर इंस्टेंस, वो इतना कुछ झेल के आ रहे होते हैं कि एक विश्वास जो है, एक जो भरोसा है दुनिया में किसी पे, वो जल्दी होता ही नहीं। तो ऐसे केस में क्या? हाँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि ऐसे केस में ये है कि आपको पता चल रहा है, इस मीन्स कि आपको इतनी अवेयरनेस है कि कुछ ना कुछ तो मेरे अंदर चल रहा है, लेकिन आपको उसका वो नहीं है कि ये है क्या। कि आप गूगल भी कर रहे हो और सब कुछ देख रहे हो, और आपको ये है कि ये स्ट्रेस है, एंजाइटी है या डिप्रेशन है। फ्रेंड भी नहीं है कोई, मान लिया कि कोई भी नहीं है बात करने के लिए, तो किया क्या जाए? तो आपको कोई एक्सपर्ट ढूंढना पड़ेगा, साइकोलॉजिस्ट। मतलब मैं ये नहीं कहती कि आप एक प्रोफेशनल के पास, यदि आप प्रोफेशनल के पास जाओ तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व है, लेकिन जो काउंसलर है वो आपका पर्सनल काउंसलर कोई भी हो सकता है। कई बार कोई भी आपका ऑफिस में है, पर यदि नहीं मिल रहा तो गो टू ए परफेक्शनिस्ट, आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रोफेशनल के बगैर आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती, क्योंकि वो आपको सुनेगा और डायग्नोज करेगा, तभी आपको उसका वे आउट बताएगा। अदरवाइज आप कह रहे हैं कि मेरे को कोई ट्रस्टवर्दी है नहीं, फ्रेंड से ही मैं धोखा खा के यहाँ तक पहुँच जाऊँ, तो फिर से मैं अपना बात शेयर कैसे करूँ? काउंसलर से, एक साइकोलॉजिस्ट से, एक साइकोथेरेपिस्ट से बात शेयर करनी पड़ेगी यदि आपको इससे बाहर आना है तो। धोखा मैम आज के डेट में तो क्या ही किसी को कोई धोखा, सब समझदार है, बेवकूफ आज की डेट में कोई भी नहीं है। बट ये है कि देखो, हम जिनको मान के चलते हैं कि दोस्त है, वो भी तो बेचारा कहीं फंसा हुआ है, तो वो कैसे इतनी तसल्ली आपके लिए निकाले कि आपके पास बैठे, सारा कुछ सुने। दूसरी बात, मैंने जो एक देखी है बात, खुद पे भी कई बार ऐसे अप्लाई किया है, तो कोई पूछता है जब कि भाई तुमको क्या हुआ है ना, तो 2-4 लाइनें थी किसी शायर की, वो सुनी थी कि जब खुद को ही नहीं पता तो तुम्हें कैसे बताएं कि क्या हुआ है। जब खुद को ही नहीं पता तो तुम्हें कैसे बताएं कि क्या हुआ है। लफ्जों का दरिया सूख गया है और दिल भरा भरा सा रहता है। मेरे को खुद को ही नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्यों अपसेट हूँ। मैं अच्छा काम कर सकता हूँ, मेरे को फाइनेंशियल बर्डन नहीं होगी अगर मैं काम करूँगा, फिर भी मन अपसेट है, फिर भी मन दुखी है। ऐसा क्यों होता है? कई बार आपने देखा मूड डिसऑर्डर्स होते हैं। तो एक बार देखा कि एक पर्सन जो है, इसका मेन है, उसकी हिस्ट्री जानते हैं, जेनेटिक है, कुछ क्या इसके पीछे रीजन क्या है, कॉजेज क्या है ना। तो उसका क्या है कि एक बार वो बहुत ही ज्यादा हाइपर होते हैं ऐसे पर्सन्स, बहुत खुश, इवन पैसे खर्च करने में आएंगे तो बहुत ज्यादा खर्च कर देंगे, बहुत लाइवली। कुछ ही टाइम के बाद एकदम से डिप्रेशन, तो इसको हम बाइपोलर 1, 2, 3 स्टेजेस में आता है। तो बीमारी है। हाँ जी। तो मुझे खुद पे लग रही है कि मैं बीमार। मैं वही कहती हूँ, साइकोलॉजी जो है ना, इतना वो जब हम इसको स्टडी करते हैं तो ऐसा लगता है ये सारी बीमारियां मुझे खुद को है, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसका हमें डायग्नोज करने के लिए इसीलिए कोई साइकेट्रिस्ट चाहिए, साइकोलॉजिस्ट चाहिए, कि वो आपको अच्छे से डायग्नोज कर सके कि आप स्ट्रेस में हैं, आप एंजाइटी में हैं, या आप डिप्रेशन में हैं। मैं ना काफ़ी टाइम से रिसर्च में हूँ, 10-12 साल हो गए। तो मेरे को ऐसा लगता था कि जब तक मैं काम कर रहा होता था ना, तो मुझे बहुत मज़ा आता था, क्योंकि काम करा, उसका रिवॉर्ड ना, अब तो कितने साल हो गए, तो अब आप करते हो तो इंस्टेंट रिवॉर्ड आ जाता है। पहले क्या होता था कि कर दिया, आप सोचेंगे आएगा नहीं आएगा, पॉजिटिव। अभी तो पता है कि हमने काम किया, रिवॉर्ड आया, रिस्पेक्ट बढ़ती है, लोग तारीफ करते हैं, आपने बड़ा अच्छा पढ़ाया, सही से किसी ने। उस समय बड़ी खुशी होती थी। फिर जब मैं उससे निकला तो मेरे पास कोई दूसरा शौक नहीं था, मैं आइडल बैठा हूँ। तो फिर मैं सोचने लग जाता था,
और ये मुझे बतौर बीमारी टाइप की लग गई, क्योंकि काम आप 24 घंटे में, मान लो अगर आप 8-10 घंटे अपने सोने एंड डेली रिचुअल्स में निकाल रहे हो, तो भी आपके पास 14 घंटे हैं, उसमें से अगर आपने 8 घंटे भी दिए, देन यू आर लेफ्ट विथ 6 आवर्स, राइट। तो 6 घंटे सोच सोच के बिताना, ये मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक होते जा रहा था। फिर हमें पॉडकास्ट का आइडिया आया, तो जब मैं पॉडकास्ट में, अब ये तो 2 साल हो गए, पहले हम लेक्चर्स बना रहे थे, नाउ वी आर ऑन टू पॉडकास्ट, तो मेरा टाइम इसमें उलझने लगा। तो मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि अरे मैं तो परेशान थोड़ा कम रह रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ ऐड ऑन कर रहा हूँ। तो मुझे एक ये चीज़ समझ में आई कि अपने आप को उलझा के रखो। मैंने एक रिक्शा वाले को देखा, मैम सारा दिन रिक्शा चलाया बेचारा, ही वॉज स्टैंडिंग राइट साइड एंड अल्कोहल शॉप, लिकर शॉप थी, तो मैं भी वहीं था फ्रेंड्स के साथ में, हम भी लिकर ही बाई कर रहे थे। तो मैंने उसको देखा, उसने 100 रुपये 100-150 रुपये का एक सिंपल सा इतना सा ये किया, नमक लिया साथ में, सीधा ही विदाउट कोई मिक्सचर पिया, आराम से अपने रिक्शा पे सो गया, खत्म। बंदा सारा दिन रिक्शा चलाया और आराम से सो गया। कहता वो सोया ही इसलिए क्योंकि वो सारा दिन रिक्शा चलाया था, फिजिकली इतना टायर्ड है, फिजिकली उसके पास सोचने का इतना टाइम नहीं। इवन यदि वो अल्कोहल नहीं भी लेता तो भी सो उसको जाता, नींद आ जाती, लेकिन हाँ। उसने वो एक हैबिट बना ली, हाँ। बिकॉज मैं अल्कोहल के हक में नहीं हूँ। नहीं, एक कि स्टोरी stress, थी हाँ, कि ये ऐसे भी है, राइट। तो मुझे ऐसे, मैं भी, मेरे से जो भी कोई पूछता है कि भाई क्या करना चाहिए, तो मैं उसको यही कहता हूँ कि अपने काम के Be बाद busy. कोई एक हैबिट बना लो, कोई एक आदत बना लो, hobby हॉबी जिसको बना लो, बोलते हैं, हाँ, जिसको, और हॉबी भी ऐसे नहीं है कि मतलब आपको जो अच्छा लगेगा वही आपकी हॉबी बनेगी, धीरे धीरे करते करते कोई रेगुलर काम भी आपकी हॉबी बन सकती है। और आप ट्राई करो, हो सकता है कि वो आपको अच्छा, आपके अंदर कुछ हो ऐसा, हाँ, निकालना पड़ता है ना, वो ढूंढना पड़ता है। कि कई बार होता है कि कुकिंग अच्छी लग रही होती है, कुछ ऐसा नहीं है कि वो जनरलाइज नहीं कर सकते हम इसमें कि लेडीज ही कुकिंग करती हैं, कई बार अच्छा लग रहा होता है कि कुछ आज नया बना के मैं खुद भी बनाता हूँ, मुझे मजा आता है, तो कुछ मतलब अलग अलग चीजें ट्राई करते रहो। जब आप वेले बैठे हो ना, तो आपने कुछ गलत ओवरथिंक करोगे, ओवरथिंक के साथ नेगेटिव थिंकिंग, देन कैरी ऑन। तो ये तो है। हमारे इंडिया में देख लो तो हनी सिंह है, इतने पॉपुलर रैपर थे, हम जब उनका आया रैप तब मैं पढ़ाई कर रहा था, 2010 की बात है, और दिलजीत दोसांझ के साथ आया। तो ऐसे लोग जिनके पास सक्सेस का तो मतलब जो जहां खड़ा हो जाए उसको देखने के लिए इतने लाखों लोगों की भीड़ लग जाए। सुशांत सिंह राजपूत क्या पोटेंशियल वाला एक्टर था यार वो। तो मोमेंट मैं सुबह उठते ही ना, मैं फोन नहीं देखता, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, चाय का कप और न्यूज़पेपर, वो मैं पढ़ूंगा चाहे उसमें जो आया हो। मैं 2 न्यूज़पेपर मंगाता हूँ, चाहे हेडिंग से पढ़ूं। मैंने पढ़ा, सबको रात में ही पता लग गया था क्योंकि वो इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहे थे। मैं सुबह शॉक में चला गया कि ये बंदा, इस बंदे ने, चलो इतनी इन्वेस्टिगेशन भी हुई सुसाइड, बट फिर ऐसे पता चला कि ये बंदा डिप्रेशन में है, हाँ, या रहा था। इतना सब कुछ होने के बाद मैम, पैसों की कोई कमी नहीं, आज ऐसे चुटकी बजाय अगला गाड़ी घोड़ा जो चाहिए उसको वो मिल सकती है। इतनी लाखों लड़कियां फिदा, राइट, इस उम्र में जैसे बोलता था वो यार, क्या ही आवाज थी। क्या हुआ होगा, आपको क्या लगता है? देखो जो इनके साथ या हनी सिंह सर के साथ भी, वो देखो इतना बड़ा रैपर, इतना बड़ा सिंगर, ऐसे ऐसे गाने लिखे, वर्ल्ड क्लास, पूरे वर्ल्ड में नाम है ना, राइट। जितनी बड़ी सेलिब्रिटी है ना, जितनी जॉब प्रोफाइल हाई है, डिप्रेशन क्या, स्ट्रेस क्या, एंजाइटी भी उतनी ही ज्यादा है। उनकी एंजाइटी है यार। हम तो सपोज करो, मैं आज काम कर रहा हूँ तो मैं सोचूंगा मैं सक्सेसफुल रहूं, अभी के लिए तो यही सोचूंगा मेरे पास अच्छे से अच्छे लोग आए पॉडकास्ट पे, हम ये चलाते रहें, लोगों की नजर पड़े, लोग मुझे जाने, कहीं से आऊं जाऊं निकलूं तो कहीं वो सौरभ श्रीवास्तव जा रहा है। सुशांत की आपने स्टोरी पढ़ी होगी, हर एक के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है, ऐसे कभी डिप्रेशन नहीं होता। उसकी स्टोरी जो आई है सामने कि वो काफी टाइम से, कि जो भी ऑफ कोर्स अपने आगे ग्रो करना है ना,
कंपटीशन इतना ज्यादा है, सोचो जितनी हाई प्रोफाइल है कंपटीशन भी उतना ही, वो इतनी चैन से सो नहीं पाते, 3-3 घंटे की नींद मिलती है इन लोगों को, और कहीं डिप्रेशन आ भी गया किसी को बता नहीं सकते, एकदम से मीडिया में आ जाएगा, तो कहां से कहां जाएगी न्यूज। सोच के देखो, हनी सिंह का मैंने खुद पढ़ा था कि उसने डिप्रेशन से बचने के लिए उसने क्या किया, कुछ लेना स्टार्ट किया, फिर वो रिहैब में भी गया है ना, क्योंकि अपने आप से जूझ रहे हैं ना। तो जितना ये मत सोचो कि हाई प्रोफाइल है तो इनको क्या टेंशन, उनकी टेंशन भी उतनी ही ज्यादा है, एंग्जाइटी उतनी ज्यादा है, क्योंकि इतने सारे लोगों की एक्सपेक्टेशंस जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ कितनी एक्सपेक्टेशंस हैं, फैमिली की हैं, कुछ एक लोग जुड़े हुए हैं, इतने लिमिटेड हैं। उनके साथ सोचो, मिलियन फॉलोअर्स हैं उनके। डिप्रेशन का ना जो आपने बात करी ना कि उसने मतलब उसने लाइफ ही दे दी, सुशांत सिंह राजपूत, और मतलब ये ना जैसे हम कहते हैं ना कि बाहर से बड़ी अच्छी लग रही है कि ये लाइफ होनी चाहिए, क्या ही मजे हैं। सोच के देखो कि इनकी लाइफ में स्ट्रगल कितना ज्यादा है। मतलब एक यदि आप एक एक्टर की लाइफ लेते हो, एक मतलब उसको एक फिगर मेंटेन करके रखना पड़ता है, एक सोच के खाना होता है, सोच के पीना है, मतलब और हर एक हम एक पॉडकास्ट लेते हैं, रीटेक लेते हैं, सोचो इनकी कितनी ज्यादा मूवीज चलती हैं, उसमें इनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, फ्लॉप हो गई मूवी, अगली फ्लॉप हो गई, तो कितने का उतना प्रेशर भी तो है ना, यहाँ पे भी तो उतना ही स्ट्रेन पड़ रहा है ना, काम नहीं मिल रहा, बहुत सारी चीजें हैं, वो कोई डिस्कस ही नहीं कर पा रहा। उनके ऊपर अपने आप में मेंटल प्रेशर बैठ गया कि कोई और मेरे जानने वालों को, मेरे फॉलो करने वालों को पता लगेगा तो क्या रिएक्शन हो सकता है, क्या नहीं, सोशल मीडिया क्या बनाएगा, उस टाइम पर नहीं सोचेंगे। जब डिप्रेशन का एक लेवल होता है ना, उस लेवल पर आप ये नहीं सोचो कि उस टाइम पर आपको पता ही नहीं चलता, जो हार्मोन्स आपके अंदर चल रहे हैं, इतना सब कुछ चल रहा है, सुसाइड करना आसान नहीं रहता। लड़का गलत चला गया यार, चाहे जो भी हो, लड़का गलत चला गया, उसके साथ गलत हुआ, उसको नहीं जाना चाहिए था वो, मतलब क्या बंदा था यार। जो भी है, यदि कोई ऐसा मिले कभी भी तो उसकी पक्का हेल्प करना, कि कोई भी, क्या पता आपके किसी एक वर्ड से, किसी एक हेल्प से किसी की जान बच जाए। मेरे कहने से तो नहीं बचेगी, लेकिन मैं आपके पास जरूर ले आऊंगा। नहीं, बिल्कुल, और ऐसा नहीं है, हमें हमेशा बोलना चाहिए इस चीज को। कोई चीज आपके अंदर चल रही है, बात नहीं कर पा रहे, आजकल तो इतना कुछ है, बस हमें आगे तक पहुंचना है कि हम बोलें और आपको हेल्प पक्का मिल जाएगी। जहां तक मुझे लगता है, मेरे साथ कई बार ऐसा ज्यादा हो जाता है कि अगर मुझे सपोज करो आश्रय पे गुस्सा आया, तो मैं इसको इतना डांटूंगा कि ये रोने रोने हो जाता है। फिर मुझे लगता है कि यार क्यों डांट दिया, इतना नहीं बोलना चाहिए था, ये इतना नहीं करना, खुद को भी बाद में वो एक गिल्टी सा लगता है। तो कैसे कंट्रोल कैसे करेगा कोई बंदा अपने इस इमोशन पे, थोड़ी देर रुक के चलो। एंगर इश्यूज में मैं कहती हूँ कि आपका रिमोट कंट्रोल आपके पास में नहीं है। आपने बोला आश्रय पे मुझे गुस्सा आया, आश्रय ने कुछ आश्रय के पास आपका रिमोट कंट्रोल है, उसने बटन दबाया, आप गुस्सा कर गए। तो ऐसे रिमोट कंट्रोल आपने कितने जनों को बांटे हुए, आप ये देखिए। जब भी गुस्सा आता है सिर्फ ये देखिए और अपने आप को ये मैसेज दीजिए, मेरा रिमोट कंट्रोल मेरे पास है, तुम्हारे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे गुस्सा दिला पाओ। क्या बात है ना? बिल्कुल, क्योंकि ये साइकोलॉजी या कुछ भी है क्या, सबसे पहले अपने आप को ट्रेन करना है कि हम परफेक्ट कोई भी नहीं है, कोई भी आज की दुनिया में परफेक्शन मतलब हम बनते हैं, हमें ट्राई करना है, लर्निंग करना है, थ्रू आउट लाइफ हमारी लर्निंग चलती है। लेकिन ये तो हम नहीं कह सकते नहीं कि मैं परफेक्ट हूँ, मतलब मेरे को और कुछ सीखना ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ऐसे मैसेज अपने आप को देने पड़ते हैं, चाहे वो छोटा सा एंगर हो, चाहे कोई रिलेशनशिप में लेकर हो, तो ये सारी चीजें अपने आप को समझानी पड़ती हैं। मतलब अवेयर होके गुस्सा करो। उस टाइम आप अवेयर नहीं हो पाओगे, उस टाइम पर आपका मतलब क्या किया आश्रय ने, आपकी छोटी सी, सबसे पहले क्या होता है
छोटा छोटा सा डिफरेंस होता है कि एक होती है सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं ना कि हमें सबको रखनी चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट कब क्रॉस हुई और आपकी ईगो पे आ गई? जब ईगो पे आ गई तो गुस्सा तो सबसे पहले आएगा ना। आप ये सोच पाओगे कि अभी मेरी ईगो पे आई है, अभी मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो इन सारी चीजों की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बड़ा बारीक सा फर्क है बारीक सा सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में। और मैंने खुद के केस में कई बार अपने आप को जब अकेले बैठ के सोचता हूँ, पहले ना मेरे को मेडिटेशन का आपसे भी पूछूंगा, क्योंकि मेडिटेशन का डिप्रेशन में बहुत बड़ा रोल। तो मुझे मेडिटेशन नहीं समझ में आता था, कुछ भी पता ही नहीं था क्या मेडिटेशन है। तो हमारे पास इनिशियल डेज में सुशीला मैम आए, सुशीला कादयान जी आए। हम स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे थे, तो मैंने उनको कहा कि मैम मुझे समझ ही नहीं आता मेडिटेशन क्या है। तो उन्होंने ना मेरे लिए परिभाषा चेंज कर दी। यार एक एक बात इतनी खूबसूरत कह रहे हो ना, मेरा दिल भर जा रहा है। मैंने सवाल पूछा मेडिटेट क्या करते हैं, जवाब है अपने साथ बैठना कितना अच्छा लगा। क्या बात है यार, क्या बात। मेडिटेशन का मतलब ही बदल दिया, कसम से, भगवान कसम। आपने जितने लोग देखेंगे, मुझे पूरा भरोसा है वो इस लाइन को हम इस लाइन को आगे फ्रंट में यूज करेंगे। मेडिटेशन का आपने मतलब ही बदल दिया। वो कहते तूने कुछ सोचना नहीं है सौरभ, मेरे से 20 साल बड़े होंगे कम से कम, और मैं खुद अपने 30s में हूँ, तो मुझे पता है कि वो कहते मेडिटेशन का मतलब बैठ के ध्यान लगाना नहीं है। मेडिटेशन का मतलब है अपने साथ वक्त बिताओ। राइट। तुम सोचो कि तुम क्या हो, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। उन्होंने मेडिटेशन वर्ड का मेरे लिए मायना चेंज कर दिया। तो मेडिटेशन का कैसे इफेक्ट पड़ेगा? मैं इसको और भी सिंपल करती हूँ, क्योंकि आप जैसे कह रहे हो कि मेडिटेशन मैं नहीं कर पाता था। ऑफ कोर्स, मतलब हम में से यदि मैं भी बोलूँ कि मैं रोज मेडिटेशन करती हूँ, नहीं, लेकिन मैंने इसका बहुत ही एक इजी सा अपने लिए ढूंढा हुआ है कि जब भी ऐसी कुछ सिचुएशन आती है तो हम उसको ब्रीथ एक्सरसाइज बोलते हैं। अब इसको कैसे किया जाए? और जो आप जैसे कह रहे हैं ना कि मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाता, तो सबसे पहले 5-5-5 5 सेकेंड मैंने इनहेल किया, 5 सेकेंड होल्ड किया, 5 सेकेंड एक्सेल किया। सिंपल। यदि आप ये सोचोगे ना कि मुझे अपने आप पे कंसंट्रेट करना है, थॉट्स नहीं आनी चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक हमारा जीवन चल रहा है थॉट्स चलेंगे ही। देखो ह्यूमन बीइंग है ना, तो आप उस पे ध्यान ही मत दो, क्या चल रहा है उस पे ध्यान नहीं दो। सिर्फ जब हम ब्रीथ का करेंगे तो ऑब्वियस ही है रिलैक्स हो जाएंगे। रिलैक्स हुए, डिस्ट्रैक्ट हो गए तो उस सिचुएशन से बाहर आ जाते हैं। तो डिस्ट्रैक्शन जब हुई, एक तो आप इस टाइम पे डिस्ट्रैक्ट होके फिर आपने क्या किया कि अभी मुझे नेक्स्ट क्या करना है, उसके वेज हैं कि अभी मैं नेक्स्ट क्या करूं। नेक्स्ट मुझे उस जो चीज है उससे बिल्कुल कुछ ऑपोजिट सोचना है, कुछ एक्टिविटी करनी है जो उससे बिल्कुल भी मेल नहीं खाती हो। जैसे कि मैं रिलीजियस कुछ पढ़ लूं, सुन लूं, लिसनिंग म्यूजिक हो सकता है, किसी से बात कर लूं, मतलब कुछ ना कुछ अपने आप को इन्वॉल्व कहते हैं ना कि जब हम जो फ्री होगा ना वो क्या करेगा, ओवर थिंक करेगा। खाली दिमाग शैतान का घर। खाली जमीन भी पड़ी रहती है तो घास उग जाती है ना। और सब्जियां अगर लगानी है, प्लांट्स लगाने हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। खाली जमीन पे तो कुछ भी उग जाता है। सेम हमारा मन है। देखिए, आप इस बात से अग्री करेंगे कि जिस तरह के लोगों के साथ आप उठते हैं, बैठते हैं, उस तरह का आपका मिजाज होता है, या जिस तरह का कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हैं, ऑनलाइन भी या इन रीडिंग भी। ठीक है, अगर मैं हॉरर स्टोरीज ही देखता रहूं तो मेरा दिमाग हॉरर, एक टाइम आया था जब क्राइम पेट्रोल आता था और मुझे बड़ा अच्छा लगता था। राइट। तो मैं क्राइम पेट्रोल के सारे एपिसोड देखता था यूट्यूब पे। फिर आ गया तो वेट भी नहीं करना पड़ता था कि इस दिन आएगा, एक देखा दूसरा देखा। 8वें दिन मैं सड़क पे जाते हुए आदमी को सोच रहा हूँ ये मुझे मार देगा, ऐसे हो गया था। तो जो लोग सक्सेसफुल होते हैं, लाइफ में आगे जाते हैं, उनको भी बहुत सारा कुछ सोचना और प्रोसेस करना पड़ता है। तो मैंने अपने साथ भी ये देखा है, मेरे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर फ्रेंड्स भी हैं
कि हमारी वो सोचने की आदत, अब आप सोच रहे हो तो सिर्फ पॉजिटिव सोच सकते हो, बुक में लिखा हुआ बड़ा सही लगता है ना, पॉजिटिव थिंकिंग, थिंक पॉजिटिव, यू विल गेट व्हाट यू विल थिंक, बट ऑलवेज दिमाग पॉजिटिव नहीं चलता। जैसे हम काम के टर्म्स में भी सोचते हैं अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या करेंगे, वो नहीं हुआ, ये ना जीवन में उतरते जाता है, यही प्रकरण, यही समन्वय हमारे डेली लाइफ में भी उतरते जाता है। तो हम इसको कैसे अलग करेंगे कि एक अपना जो हम प्रोफेशनली अगर आप ओवरथिंक कर रहे हो तो कई बार ये अच्छा काउंट होता है। मुझे खुद को बहुत फील होता है क्योंकि मैं खुद बहुत सोचता हूँ अपने काम को लेकर के, मुझे अपने रिसर्च वाले काम से बहुत सारा प्यार है, उसमें बहुत सारा वक्त बिताता हूँ। पॉडकास्ट तो चलो हम पिछले 1 साल से कर रहे हैं, इससे भी मुझे बहुत प्यार है, धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें। बट क्या होता है कई बार कि हम उसी प्रोसेस में अटक जाते हैं, तब जब हम अपने फैमिली ओरिएंटेड लाइफ में आते हैं तो हम वो वाला कैरी फॉरवर्ड करके ले आते हैं। तो इससे कैसे बच सकते हैं? ओवर थिंकिंग जब हम करते हैं ये जाती है नेगेटिव थिंकिंग में, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और सिर्फ पॉजिटिव सोच रहे हैं। हाँ, पॉजिटिव सोच रहे हैं तो आपके पास सोल्यूशन है ना, फिर तो आपकी प्रॉब्लम है ही नहीं कोई। जो देखो ब्रेन है ना वो लॉजिकली चलता है, कहते या तो इसको चलाओ नहीं तो ये आपको चलाएगा। सबसे पहले कोई भी एक पेपर पेन लो, सिंपल एक्टिविटी है, जो भी थॉट्स आ रही है ना जस्ट राइट इट डाउन। आधे से प्रॉब्लम ज्यादा आपकी वहीं पे चली जाएगी जब हम किसी चीज को लिखना स्टार्ट करते हैं। जब आप लिखते हैं तो आप सोच कर लिखेंगे, अरे ये क्या लिख रहा हूं मैं, ये तो था ही नहीं। मैं बोलती हूँ हमेशा कि जो भी लॉक बना है ना, की पक्का बनी है, ताला चाबी के बगैर नहीं बना है। प्रॉब्लम आई, वो ताला दिखता है हमें, हम की ओर फोकस ही नहीं करते। हमें की ओर फोकस करना है कि इसकी क्या क्या, इसके सोल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं। जब मैं सोल्यूशन ढूंढ लिया तो मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। तो प्रॉब्लम को समझना भी जरूरी है, सबसे पहले उसको समझना। और आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे, आपको उसको स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा, थॉट्स लिखनी पड़ेंगी, सिंपल है। सबसे पहली सलाह थी आपकी कि अपने ब्रीदिंग पे कंट्रोल कर लो, 5 इनहेल 5 एक्सहेल 5 होल्ड। आगे 2-1 भी करना चाहे वो भी कर सकते हैं। 2-1 क्या होता है? 2-1 क्या है कि पहले टच तक पहुंचे, 2 में मैं कौन सी चीज जो है स्मेल कर सकती हूँ, 2 थिंग्स विच आई कैन स्मेल। 1 में क्या हुआ कि आपका हो गया, आपका विजुअल हो गया, आपका हियरिंग हो गया, आपका टच हो गया एंड टेस्ट। गो टू किचन, हैव समथिंग, तो आप टोटली उस चीज से बाहर आ जाओगे। जैसे मैं बड़े बेसिक ये से आया हूँ, कभी किसी ने मुझे अपने पॉडकास्ट पे बुलाया तो मैं उसको स्टोरी सुनाऊंगा। बहुत जमीन से उठ के चलते 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 अब आज इस जगह पे पहुंचे हैं कि आप जैसे गणमान्य लोगों को बुला रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। ऐसा तो कोई था भी नहीं। कई बार ना दिमाग में ऐसे सवाल आता है, आज तो काम बढ़िया चल रहा है, लोग जानते हैं, पैसा भी आ रहा है तभी ये सब कुछ हो रहा है, राइट। कल नहीं आया तो क्या करेंगे, कई बार ऐसे हो जाता है। तो ऐसे विचारों से कैसे दूर रखना चाहिए अपने आप को? सबसे पहले ऐसे विचारों से इसलिए दूर रखोगे इस तरह से कि जो आपके पास है उसका ग्रेटिट्यूड फील किया। हाँ। जब आप यही सोचते ही जाओगे ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो वो क्या है कि वो आप ग्रेटिट्यूड फील नहीं कर रहे, यू आर नॉट ब्लेस्ड कि व्हाट यू हैव। आप ये सिर्फ सोच रहे हैं कि ऐसा, मैं सारी कोशिश कर रहा हूँ, ग्रेटिट्यूड फील कर रहा हूँ और अपना हर काम अच्छे से कर रहा हूँ, तो मेरे साथ तो अच्छा ही होना है। क्या हर समस्या को, क्योंकि जो आपसे बात करने आ रहा है उसको तो पता नहीं है कि उसको क्या परेशानी है। वो ये हो सकता है कि भाई मैं तन्हा फील कर रहा हूँ या मेरे को बात करने को कोई नहीं। कई बार मैंने देखा है लोगों का कोई पार्टनर नहीं होता, या पार्टनर है, पार्टनर से बनी नहीं, वो भी हो गया इशू, या कहीं काम पे ये नहीं मिल रहा है। तो ये तो अलग अलग लेवल्स हैं, राइट। तो आपके पास सबसे पहले अगर कोई आता है तो आप क्या करते हो? किसी का कोई केस स्टडी डिस्कस करना चाहोगे जो आपके दिल से बहुत क्लोज हो? हाँ, मैं एक नहीं 2-3 केस डिस्कस करना चाहूंगी। एक लेडी थी, दिल्ली में ही थी वो, और जब वो आई
तो एकदम से उसके जैसे आवाज कांपती थी, डरी हुई सी। और जब वो आई, उसके हस्बैंड लेके आए थे उसे। क्या प्रॉब्लम थी उनको? वो कह रहे थे कि मैम ये इसको, मुझे लगता है इसको डिप्रेशन है। अब बात जब करने लगी तो उसकी वो जो डिप्रेशन, वो मुझे लगा कि पहले मैं सुनती हूँ, तो वो कुछ नहीं बोली, नहीं मैम ठीक है, और ओपन अप नहीं हो पा रही थी। उसने रोना शुरू कर दिया। मुझे पता था शी विल क्राई एंड शी विल क्राई अ लॉट, ये मुझे पता होता है। मैंने रोने दिया, रोती रही। उसके बाद धीरे धीरे जैसे वो उसको पानी वानी पिलाया, ठीक हुई, फिर उसने बोलना शुरू किया। तो जब बोलना शुरू किया तो अब की लाइफ से तो था ही उसका, मतलब जो उसका कंटिन्यू चल रहा था। लेकिन उसका हस्बैंड बहुत अच्छा था, वही लेके आया था, केयरिंग था, बहुत केयरिंग था। फिर धीरे धीरे बोलना शुरू करेंगे कि मैम मैं सुंदर नहीं हूं ना, इसलिए। मैम मेरे बाल भी अच्छे नहीं है ना, इसलिए। शायद मुझे पसंद नहीं करते। मैम मुझे खाना नहीं बनाना आता। तो फिर मैं धीरे धीरे, जब ये नहीं है कि मैं धीरे धीरे उनके साथ में ऐड ऑन करती जाती हूँ, तो ऐसे नहीं करूंगी नहीं आप तो बहुत सुंदर हो, तो उसके नाम लेकर आई विल से कि ब्यूटीफुल दिस वन, है ना, जो भी उनका नाम था, तो उनके फेस पे एक स्माइल आई। तो धीरे धीरे ऐसे एक बॉन्डिंग स्टार्ट होती है। फिर उसने बताना शुरू किया कि उसके जब चाइल्डहुड में ऐसा कुछ हुआ जिसको वो उसके अंदर रह गया, वो उसकी मदर से उसने डिस्कस किया कि मुझे ऐसा, मेरे साथ अब्यूज हुआ है, सेक्सुअल अब्यूज हुआ। हाँ जी, कुछ ऐसा था। मतलब उस टाइम पता भी नहीं चला होगा, छोटी थी बहुत, लेकिन मदर ने साथ नहीं दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि क्लोज रिलेशन में था, क्लोज रिलेशन में था, और नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, शायद तुम्हारी गलतफहमी होगी, नहीं तो तुम अपने आप को देखो, खुद से देखो। वो रह गया अंदर। बड़ी होती गई तो उसके साथ प्रॉब्लम्स क्या बढ़ी कि उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस एक तरह से फेस नहीं कर पाती थी। किसी भी कोई बॉय है उसको फेस करने में, उसके साथ बात करने में फियर होता था उसे। ऑब्वियस है, एक नॉर्मल सी फैमिली थी, अरेंज मैरिज हो गई। सोचा जब हस्बैंड मिला तो यही सब कुछ है, लेकिन अंदर डर था। तो उसके हस्बैंड ने मेरे से डिस्कस किया कि मैम कई बार मैं इसको टच करता हूं तो ये डर जाती है, और ऐसा क्यों होता है। तो धीरे धीरे जब उसको मेडिटेशन में लेके जाते थे, या उसको रिलैक्सेशन टेक्निक बोलते हैं हम इसे, हमारी भी अलग अलग तरह की थेरेपीज होती हैं, तो रिलैक्सेशन में लेके जाते, तो उसके क्या करते थे कि सबकॉन्शियस माइंड को मुझे ये मैसेज देना था कि यू आर वेरी प्रिटी, तुम्हारे बाल बहुत सुंदर हैं, तुम्हारे फीचर्स बहुत सुंदर हैं। धीरे धीरे सौरभ उसमें कॉन्फिडेंस आने लगा, देखते देखते। मतलब लगा मुझे आई थिंक 4 to 5 सेशन लगे होंगे। एक बार मेरे पास आई, और होता है ऐसा कई बार, तो मैं क्लिनिक में जाती हूँ तो मैं पेमेंट नहीं लेती वहाँ पे। ओके। तो वो मुझे कहती है कि आई वांट टू पे। मेरे घर पर आई थी, तो मैंने कहा कि मुझे पता था कि इतना, मतलब शी कांट अफोर्ड, लेकिन कहती मुझे पे करना है। मतलब मेरे को इतनी खुशी हुई ना कि मैम अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मैं बच्चे को देख पा रही, क्योंकि सारी लाइफ उसकी डिस्टर्ब हो चुकी थी। बच्चे को नहीं देख पाती थी, गुस्सा करती थी, बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि अंदर बहुत कुछ था ना, वो निकल नहीं रहा था। धीरे धीरे सेशंस में निकाला उसे, कॉन्फिडेंस आया। फिर धीरे धीरे जस्ट फर्स्ट टाइम, मुझे आज भी याद है, फिर जो मुझे फर्स्ट टाइम उसने दिखाया कि मैम देखो अब मैं अच्छे से तैयार होती हूँ, क्योंकि मैं ये छोटी छोटी चीजें बताती थी कि अगली बार तुम आओगी ना नेल पेंट लगा के आना, अगली बार तुम आओगी ना ऐसे हेयर ऐसे करके, छोटे छोटे आपने उनको। तो धीरे धीरे जब वो खुद से अलग अलग तरह की टेक्निक्स करनी पड़ती हैं, मिरर टेक्निक है, कि उसका कॉन्फिडेंस कैसे बूस्टअप हो। लेकिन वो लकी थी कि उसका हस्बैंड बहुत केयरिंग था। कई बार ये होता है कि खुद तो समझ आई ही नहीं, लेकिन आगे से पार्टनर भी नहीं समझ पाया तो और प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन वो जो केस है वो मुझे अभी तक याद रहा, और अभी भी वो मेरे टच में है, और शी इज़ वेरी हैप्पी।
अभी आपने बोला कि आई ऑल्सो फील कि वो बहुत लकी हैं कि उनके हस्बैंड उनको इस तरह से ट्रीट कर गए, समझा, आप तक लेके आए और आज वो एक बेहतर स्थिति में हैं। राइट इस बंधन को आज की डेट में हम रिलेशनशिप नाम देते हैं। राइट तो मैम रिलेशनशिप्स का एक बड़ा ही ऑकवर्ड सा ट्रेंड है अभी। जैसे पहले माँ बाप डिसाइड करते थे कि किससे शादी होगी, किससे नहीं शादी होगी। धीरे धीरे समय बदला, लोग खुद से डिसाइड भी करने लग गए। तो अगर हम पहले का सिनेरियो देखें तो उसमें माँ बाप जज करते हैं कि ये लड़की इस घर में आएगी या हमारा लड़का इस लड़की से ब्याह जाएगा। राइट और वो पहले ठीक ही रहते थे। और आज देखो हम डिसाइड करते हैं हमें किसके साथ रहना है। 2 साल 3 साल तक हम एक प्री मैरिटल रिलेशनशिप में रहते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं, फिर कहीं शादी की बात होती है और फिर भी हम अलग हो जाते हैं। तो आज के रिलेशनशिप के इश्यूज इतने क्यों हैं? यंगस्टर्स में तो है ही। उन्हें तो मतलब 16-17 साल का बच्चा वो कहता है मेरा रिलेशनशिप है, जिसे अभी खुद का भी नहीं पता है। राइट और टूट जाता है। और आजकल 17-17 साल के बच्चे रिलेशनशिप कि चलो मेरे को लड़की छोड़ के चलेगी या लड़की को लड़के, वो सुसाइड तक कर लेते हैं। राइट ट्रेन की पटरी के नीचे। मैंने एक मोहाली में एक केस हुआ था, उसमें क्या हुआ कि एक लड़का था 16-17 साल का और 15-16 साल की लड़की थी। यहीं की बात है, हमारे आसपास की। तो इन दोनों के घर वालों का बहुत अच्छी फैमिली नहीं थी, नॉर्मल फैमिली थी, चूंकि न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल आ रखा है। तो वो माने नहीं कि हाँ भाई चलो ठीक है। जब माँ बाप को पता चलता है तो माँ बाप तो अपने हिसाब से देखते कि तुम्हारी अभी उम्र ही क्या है, तो तुम ऐसे कह रहे हो कि हमको इसके साथ जीवन भर रखना है। ये वो दोनों ट्रेन के सामने जाके खड़े हो गए। और राइट चले क्यों, मतलब ऐसा क्या आज की डेट में रिलेशनशिप्स इतने कॉम्प्लिकेटेड क्यों हैं? आप जैसे कह रहे हैं ना कि बच्चा जो 6-7 का बच्चा है ना आजकल, उसका भी रिलेशनशिप, उसका भी वो भी कहता है रिलेशनशिप Right. है। तो वो क्या है कि ये शुरुआत कहाँ से होती है? हम एज अ पेरेंट्स हम हैं अपने में बिजी हो गए हैं, हमने थमा दिए गैजेट्स, टाइम की जगह गैजेट्स। राइट जब वो बच्चे को प्रॉब्लम थी, ये नहीं हो सकता कि बच्चे को आप कहोगे बच्चे को क्या प्रॉब्लम होती है। जैसा आज कंपटीशन चल रहा है ना, एक छोटे से बच्चे को भी बहुत टेंशन है। पीयर ग्रुप है, स्कूल से एडजस्ट नहीं कर पा रहा, टीचर, मतलब उसकी देखो जो बच्चा है उसका मेंटल लेवल जो है उसके हिसाब से वो प्रॉब्लम बहुत है। ये हम कहेंगे तुझे क्या ही टेंशन है, स्कूल जा रहा है, फीस दे रहे हैं, तुझे क्या टेंशन है। जो बच्चा 3rd 4th में जब हम कहते हैं वो होता है तो वो आपको बहुत कुछ बताना चाहता है ना। वो आप क्या कहते हो कि ओके आप अपना फोन स्क्रॉल कर रहे हो, बच्चे को भी फोन दे दिया, वो अपना फोन स्क्रॉल कर रहा है। आपका जो मैं अपनी उसमें बताती हूँ वीडियोस में भी कि एक ना 9 मिनट थेरेपी है, वो हम सबको फॉलो करनी चाहिए। ओके वो क्या है, सिंपल सी चीज है, 3 मिनट्स। जब आप बच्चे को उठाते हैं तो हम क्या मतलब चिल्लाना शुरू कर देते हैं क्योंकि हम खुद लेट उठे हैं। कि उनका वो जो पूरा दिन था वो 3 मिनट यदि आपने उसको ढंग के दिए हैं, प्यार से उठाया है, तो वो उसका पूरे दिन का उस पर डिपेंड करता है। ये तो बड़ों पे भी अप्लाई होता है, बड़ों पे भी होता है, लेकिन बच्चों से सीखोगे ना, बच्चों पे ट्राई करना स्टार्ट करो तो बड़ों पे कर पाओगे। 3 मिनट जब वो स्कूल से वापस आया, क्या आपने पूछा आपका दिन कैसा था? हो सकता है वो नहीं बताया, आप चुप रहो। वो ये भी बोलेगा क्योंकि आप पहले आपने उसको सुना ही नहीं, कभी पूछा ही नहीं। 3 मिनट सोने से पहले कि वो मतलब टीवी ऑफ और वो सो गया। कुछ भी है, कुछ भी बात करो। पहले था ना, नानी दादी स्टोरी सुनाया करती थी, उससे नींद आती थी। आजकल वो ट्रेंड ही खत्म हो गया। आजकल मोबाइल बंद होता है तो बच्चे सोते हैं, मोबाइल शुरू होता है तो बच्चे खाते हैं, सोते हैं, उठते हैं। तो ये बॉन्डिंग हमारी स्टार्ट होनी थी तब। मैं सीधा कहती हूँ, या तो आप बच्चा करो ही नहीं, कर रहे हो तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है, आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि
है ना, फिर क्या हो गया? नहीं, एक उसको एक सिटीजन पहुंचाना, मतलब उसका मेंटल लेवल क्या है, उसको कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो इजिली आपसे डिस्कस कर पाए, इतना कॉन्फिडेंस आप दोनों में होना चाहिए। उस बच्चे को एश्योरेंस होना चाहिए कि आई एम देयर। मतलब कुछ भी होता है, बच्चा सुसाइड तक क्यों पहुंचता है? हम आते हैं आजकल की बात में कि कोई कंपटीशन एग्जाम है, अभी नीट का स्कैम हुआ है। वो बच्चा कितने सालों से जुड़ा हुआ था, लेकिन बच्चा क्या, पूरी फैमिली जुड़ी हुई थी, फाइनेंशियली जुड़ी हुई थी, हर तरीके से वो उसमें इन्वॉल्व थे। अभी बच्चे ने सारा कुछ अपना उसमें लगा रखा है, बाय चांस क्लियर नहीं हुआ एग्जाम। हमें बच्चे में ये कॉन्फिडेंस लेके आना है कि ये लाइफ का लास्ट एग्जाम नहीं है। कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो बहुत सारे मौके मिलते हैं, लेकिन आपने बेटा यदि क्लियर नहीं हुआ, होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। बच्चे के अंदर ये चल रहा है, उसने अगला तो सोचा ही नहीं हुआ तो उसने अपने ब्रेन में वो क्वेश्चन का आंसर ही नहीं ढूंढ रखा। ये फाइल तो उसने उसकी अपलोडेड है ही नहीं, उसके ये है कि होना ही चाहिए, बाय चांस नहीं हुआ तो आप बच्चे में ये कॉन्फिडेंस लेके आओ, कुछ भी है मैं खड़ा हूं पीछे, कुछ भी हो जाए तुझे मुझे आके बताना है। ताकि कुछ रिलेशनशिप में भी किसी में चला गया है, कुछ गलत हो गया तो आप बचा पाओ। अब हम आते हैं रिलेशनशिप की तरफ। जो मैच्योर लोग हैं, मैच्योर लोग ऑब्वियस है, एक जब हम इस ग्रुप में आते हैं तो जो भी ऑपोजिट जेंडर है उसकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ती है। आप हम सीधा कहें कि रिलेशनशिप में आ गए, ब्रेकअप क्यों होते हैं आपने पूछा। ब्रेकअप का सबसे बड़ा रीजन है एक्सपेक्टेशन। ऐसा इंसान, जो अभी एक मूवी भी आई थी रॉबर्ट वाली, कि मतलब हर कोई रॉबर्ट चाह रहा है हर चीज में परफेक्ट हो, आप खुद परफेक्ट हो। जब भी शाहिद कपूर कुछ कहता था ऐसा करे, वो कहती थी हाँ ठीक है करते हैं देखी थी मैंने। हाँ, लेकिन आप सोचो ना, वो रॉबर्ट चल पाया। हम क्या चाह रहे हैं कि हर रिश्ते में रोबोट ढूंढ रहे हैं कि मतलब मेरे अकॉर्डिंग काम करते रहे, और अगला भी रोबोट ही ढूंढ रहा है, लेकिन आप रोबोट हो फिर? नहीं, हम रोबोट नहीं हैं। जब साथ में रहते हैं तो दो अलग अलग सीरीज हैं, आपके अपने गाने बज रहे हैं, मेरे अपने गाने बज रहे हैं। अभी क्या है, म्यूजिक प्लेयर एक है, कुछ टाइम तुम बजा लो, कुछ टाइम मैं बजाऊंगी, लेकिन क्या है कि दोनों एक ही टाइम पे बजाओगे तो फिर तो रीमिक्स बहुत गंदे वाला तैयार होगा ना। एक्सपेक्टेशन भी होती है, एक रिलेशनशिप में होते हैं, तो ऐसा नहीं कि एक्सपेक्टेशंस मेरी नहीं रहे तो मैं संत बन जाऊं। मुझे भी लगेगा कि हाँ ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होना चाहिए तो मुझे बोलना भी चाहिए। मैं अगले को बात का पता ही ना हो। कई बार हम यहाँ पे सोच रहे होते हैं, वो बंदे ने वो सोचा भी नहीं होता। तो इससे अच्छा लैक ऑफ कम्युनिकेशन शुड नॉट बी देयर। हमारे पॉडकास्ट में लोग आते जा रहे हैं, और जैसे जैसे मैं सबसे बात करते जा रहा हूँ तो मेरा अपना भी एक थॉट प्रोसेस है, और मेरा ये एक जो विचार है ना, ये और दृढ़ होता जा रहा है कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट न्यूटन रहे हैं, उन्होंने एक लॉ ऑफ मोशन दिया, वैसे तो 3 है, हम एक ही डिस्कस करते हैं, कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। राइट। ये ना मुझे मतलब इस लाइन पे मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं अपने जीवन में। मतलब आई हैव अ लॉट ऑफ सेंस, जो मैं कभी खुद को भी बताऊं तो खुद का ही गला काट दूंगा। अच्छा। मतलब मुझे इस तरह से लगता है। तो जब रिलेशनशिप्स पे बात आती है तो एक दिन वैसे ही बैठे बैठे मैं सोच रहा था कि हम किसी से क्या क्या उम्मीद करते हैं, क्या हम उस बदले में उसको उतनी वापस उसकी उतनी उम्मीदें सुनते भी हैं। राइट। तुमसे कभी पूछा है मैंने कि तुम्हें क्या चाहिए? अपनी तो सारी मैं कह गया, तेरी जुबान सुन ना सका, वो वाला हाल हो रखा है। और ये जब तक हम बंद नहीं करते तब तक रिश्ते बचेंगे नहीं, चाहे कहीं पे भी हो। हाँ, यू शुड बी अ गुड लिसनर ऑल्सो। और लिसनिंग नहीं, उसको आप मतलब उसको अपने आप में लेके भी आओ। और मेरा एक छोटा सा और रूल है जो मैं अपने आप पे भी
अप्लाई करती हूँ। ऐसा नहीं होता कि हस्बैंड वाइफ के बीच में कभी आर्ग्यूमेंट नहीं होता। यदि मैं बोलूँ कि हमारे में कभी आर्ग्यूमेंट नहीं होता तो मैं झूठ बोल रही हूँ। सब में होता है। तो मतलब मैं 2 सिचुएशंस लूंगी। एक में मैंने भी मतलब मेरा क्या था कि मैं इनसे जीत जाऊं, ठीक है, हो सकता है उस टाइम पर मैं नहीं जीत पा रही तो मैं बैक का कुछ लेके आ गई, बचा के आपने ऐसा किया था ना। अरे भाई उसको कुछ लेना देना ही नहीं इस टॉपिक से। और मैं आपको कह रही हूं, आप ट्राई करके देख लेना, हमारी कोई भी जब आर्ग्यूमेंट होती है प्रेजेंट की बजाय वो पास्ट में चली जाती है। बिल्कुल जाती है। हम बैगेज उठा उठा के लाते हैं कि ये भी ओपन करें, बिकॉज मुझे जीतना है। मेरे जो स्टार्स हैं वो डाउन नहीं होने चाहिए। अगले का चाहे मैं कुछ ना छोड़ूं, कुछ भी अच्छा तो किया होगा उसने, कुछ अच्छा तो किया होगा, आप उसके साथ रह रहे हो, कुछ तो अच्छा होगा। उसको सोचना शुरू करो। सिर्फ और सिर्फ 5 चीजें, सिर्फ 5 चीजें, ये भी नहीं सोच पा रहे। एक और प्रेयर आती है, आपने भी कभी सुना होगा, होप नो प्रेयर बोलते हैं इसको। वैसे बोल दें तो हम इसको आजकल, पहले भी चलता था ना कि 4 सेंटेंसेस बोलने हैं, वो भी मन में बोलने हैं। ट्राई करके देखना। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। सिर्फ और सिर्फ मन में बोलने, उनके सामने भी नहीं बोलने। मैं कह रही हूं विद इन 10 मिनट्स हमारा जो इशू था, क्योंकि वो तो हम उस सिचुएशन से बाहर निकल आए, उस टाइम पर मैंने वो रूम छोड़ दिया, क्योंकि ये थोड़ा फिजिकल करना पड़ेगा। सामने बैठे हैं तो आर्ग्यू होगा। सॉरी, मुझे माफ कर दो, थैंक यू एंड आई लव यू। सिर्फ माइंड में बोला, 4 बार गिन के बोली ये 4 लाइनें। क्या हुआ मैं आपको साइंटिफिकली बताऊं। मैं यहां से आर्गुमेंट चल रही थी, मैंने वो प्लेस भी छोड़ दिया, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा महान बनना है ना कि मैं कंट्रोल कर सकती हूँ। मैंने प्लेस छोड़ दिया, मैं किचन में आ गई, क्योंकि यहाँ पे मेरी आदत है पिछली, ये तो है ही ऐसे, मैं तो बेचारी, इन्होंने पहले भी ऐसे किया, मुझे तो फ्रेंड्स भी बोलती हैं, मुझे तो मेरी मम्मी ने भी बोला, मेरी दीदी ने भी बोला, मेरे भाई ने भी बोला कि ये है ऐसा। तो वो क्या, मैंने यहाँ पे काम स्टार्ट, जो कि बहुत फास्ट काम करता है, उसके बाद उस काम को मैंने और ऐड ऑन कैसे किया, मैंने कॉल भी लगाई। कॉल किसको लगाऊंगी मैं? जो मेरी सुनेगा, उसको नहीं लगाऊंगी जो मुझे सही एडवाइस देगा। उस टाइम पर मुझे सिंपैथी चाहिए, बिकॉज आई एम द, मुझे विक्टिम कार्ड खेलना है ना कि मैं बेचारी में हूं ही ऐसी। अच्छा, राइट, ये सबके साथ होता है। आप सुनना चाहते हैं, आप ऐसे सुनाना चाहते हैं, हाँ, अगला कुछ बोल लेना। आप ये ट्राई करके देखना, हम उसी को कॉल करेंगे जो हमारी लैंग्वेज में बात करेगा। और होता है, माइंड लेवल पर होता है ये कपल्स में तो कि जाओ मत, तो चलो ठीक है खत्म करते हैं, और जस्ट आफ्टर फ्यू आवर्स, राइट, क्योंकि वो आपकी बॉन्डिंग है उनके साथ। लेकिन कुछ एक चीजें ऐसी हुई हैं। एक और चीज है कि जब रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन आएगा ना, वो प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा। होता है ऐसा। मतलब मेरे पास एक केस आया था, वो लेडी, उसमें डिवोर्स का उसका प्रोसेस चल रहा था, मैरिड थे, हाँ जी, और उसकी डॉटर थी, और डॉटर उनके साथ रह रही थी, हस्बैंड कहीं पंजाब में रह रहे थे। तो उसने डिस्कस किया मेरे साथ कि मैम मैं इसको अभी ना भेजती नहीं हूँ मिलने के लिए, क्योंकि होता है ना कि कुछ टाइम के बाद आप डॉटर को वो वीकली या 15 डेज के बाद भेजती थी। तो मैंने पूछा, प्रॉब्लम सारा डिस्कस हुआ। प्रॉब्लम कहीं से इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती कभी, वो छोटी सी प्रॉब्लम, उस टाइम का एक छोटा सा इंसिडेंट होगा, लेकिन वो बैगेज लेके चल रही होगी। रीजन क्या रहा होगा? लैक ऑफ कम्युनिकेशन। तो वो अभी कपल, दे आर टुगेदर, आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम कि कम से कम उनके बच्चे के लिए अच्छा हुआ। क्योंकि उनको ना कई बार अपनी ईगो में ही रह जाते हैं। रिलेशनशिप को आगे चलाना है तो ईगो साइड में रखनी पड़ती है। फिर मैं बोलती हूँ कि सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, हम उसको मिक्स कर देते हैं। मेरी भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है, बहुत माइनर लाइन है। हाँ, यू शुड फील हैप्पी कि मेरे साथ कोई खड़ा हुआ है।
या आपको हमेशा बोझ लगे कि आप सिर्फ एक छोटी सी चीज है कि आप उसे मिस करो कि वो नहीं, वो होते तो कितना अच्छा होता, ये नहीं कि वो नहीं है तो बहुत अच्छा है, छोटा सा डिफरेंस है, वो होते तो कितना अच्छा होता, मतलब यू आर मिसिंग हिम, मतलब ऑब्वियस है हमें कंफर्ट चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, वी डोंट वांट टू लिव अलोन, है ना। चिक चिक तो नहीं ही चाहिए, चिक चिक तो बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन चिक चिक है भी तो उसको सॉर्ट आउट करो। ये शायद अक्सर लोगों के साथ होता होगा कि जब भी हम एक नए रिलेशनशिप में आते हैं, फ्रेश, बड़ा अच्छा लगता है, दैट इज कॉल्ड पपी लव। तुम्हारा फोन आ जाए, जिसके भी बारे में हम बात करें तो लगता है अरे यार आज फोन आ गया, बात करते हैं, वही आदमी है, वही उसका दिन का रूटीन है, उसका फोन आ गया तो बड़ा अच्छा लग रहा है, वहीं पे एक और बंदा था या यही बंदी थोड़ा और आगे चली जाती है, साल भर हो गया, 2 साल हो गया, तो मन चिढ़ने लग जाता है, अभी क्यों फोन किया, मैं काम पे हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत सारी बातें बहुत जल्दी स्टेज पे कर देते हैं, हमें थोड़ा सा बचाना चाहिए, बातें रखनी चाहिए और एक रिलेशनशिप को टाइम देना चाहिए कि हम क्या बहुत जल्दी स्टेजेस क्रॉस करते हैं। मेरे साथ ये अक्सर हुआ है, जितने भी मैं रिलेशनशिप्स में रहा हूँ अपनी लाइफ के, बहुत जल्दी मैंने बहुत कुछ बता दिया, बहुत जल्दी मैं ओपन अप हो गया, उसका नतीजा ये हुआ कि मैं एक्सपेक्ट भी जल्दी जल्दी करने लग गया। कई बार मैं बड़े अपने मैच्योर फेजेस में रहा हूँ, जब मैं ओपन अप हो गया कि भाई ये भी है, ऐसे है, तो उसका यू अगला उतनी जल्दी ग्रास्प ही नहीं कर पाया, राइट, क्योंकि आपका उनका मेंटल लेवल अलग था। हाँ, हो सकता है वो अपनी खुशी ढूंढता हुआ मेरे तक पहुंचा हो, जहां मैं अपनी खुशी ढूंढता हुआ उस तक पहुंचा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें बातें बचानी चाहिए बाद में करने के लिए भी। पहले के अरेंज मैरिजेस जो चलते थे वो ज्यादा इसलिए चलते थे कि 2-3 साल तो समझने में ही निकल जाता था कि भाई इसको ये ठीक नहीं लगता है, इसको ये ठीक लगता है। आज हम वो शादी से पहले निकाल देते हैं टाइम, तो जो हनीमून पीरियड होता है वो तो शादी से पहले निकाल दिया, तो शादी के बाद वो हनीमून पीरियड ही नहीं मिलता है। मैं इसमें मेरा अलग है व्यू थोड़ा सा कि हम ना ऐसे समझते हैं कि मुझे जो हम कहते हैं कि लव, मुझे लव हो गया। लव ना इतना छोटा सा वर्ड नहीं है जिसको हमने समझ रखा। सबसे पहले होती है अट्रैक्शन, बिल्कुल होती है। लव जो है ना वो इतनी जल्दी नहीं होता। लव का जो अलग होता है, लव में एक्सपेक्टेशंस नहीं होती। एक छोटी सी परिभाषा में दूं यदि लव की, जो मैं खुद बिलीव करती हूँ, दैट इज योर लव विद योर मदर। आपकी जो मदर का आपके लिए प्यार है वो है लव, क्योंकि वो अनकंडीशनल है। उसमें कोई लव वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही, वो आपको वो कुछ खाने के लिए दे रही है जो इनिशियल स्टेज में भी, तो वो ये नहीं कह रही कि ये बड़ा होके मुझे रखेगा, मेरे बच्चे का पेट भर जाए। हाँ, वो है लव। आजकल देखने को मिल रहा है कि एज डिफरेंस बहुत है। सेलिब्रिटी कल्चर्स में भी आप देखो कि द मेल इज ऑफ हायर एज, जैसे लाइक 40, 42, 50, या फीमेल जो है वो इस एज में, लड़का बहुत छोटा है, राइट, या लड़की बहुत छोटी और लड़का थोड़ा ज्यादा बड़ा है। तो इनका आपस में ये कैसे बॉन्ड बना लेते हैं? 23 साल का या 25 साल की जो लड़की है वो एक 40 साल के बंदे के माइंडसेट को कैसे समझेगी? देखो, इसमें हमें ना इसको वो नहीं करना चाहिए, वी कांट जज देम, उनका अपना बॉन्ड है ना। तो जो अपने से ज्यादा एज का चाहते हैं ना, एक तो आजकल ये ट्रेंड है, आप सही कह रहे हो, कि वो चाहता है कि मतलब उसको एक बच्चा नहीं चाहिए कि जिसको वो खिला पिला के और वो हर एक चीज समझाए। उसको है कि वो चीजें सारी समझ रहा है, उसको अंडरस्टैंड कर रहा है। सेम विथ फीमेल ऑल्सो। जो एक मेल है वो कुछ ना कुछ अंश अपनी मदर का भी अपनी वाइफ में चाहता है। हाँ, वो चाहता है कि जब वो एकदम से डिप्रेस्ड हो या कुछ भी ऐसी, तो वो उसकी वाइफ उसको एक मदर की तरह संभाल पाए। बहुत अच्छी बात कही मैम आपने, बिल्कुल बहुत अच्छी बात। हम कहेंगे नहीं ऐसा कैसे, वो उसमें अपनी बहन भी ढूंढता है, बिल्कुल ढूंढता है। ठीक है कि ठीक है लड़ाई हो गई तो फिर भी कुछ नहीं हुआ, फ्रेंड भी ढूंढता है।
हाँ, जिनसे बात ही कर सके, बात ही कर कुछ सके। नहीं चाहिए, बात हाँ, कर ले बस। कुछ भी, मतलब तुम बात कर लो बस। तो ये सारे कॉम्बिनेशन जब हम एक रिलेशन में, हो सकता है उनको मिल रहे हो, ऐसे मुझे 5 लगेंगे फिर तो, मदर भी, सिस्टर भी, सबको लगते हैं, फ्रेंड सबको भी। लगते हैं, हाँ, हर एक को लगते हैं, हमें भी लगते हैं। ऐसे एक फीमेल भी चाहती है कि उसका एक फ्रेंड भी हो, हस्बैंड, जो उसे जज ना करे। हर लड़की को कबीर सिंह चाहिए। कबीर सिंह तो नहीं चाहिए नहीं, उसको, तो हम उसको अलग उसमें चाहते हैं ना। कबीर सिंह को बड़ा मतलब जिसने भी जैसे भी देखा हो, राइट। बट मैंने उस लड़के के कैरेक्टर में एक प्रोटेक्शन देखा कि वो प्रोटेक्ट कर सकता है अपनी गर्ल को, उसके प्रति केयरिंग है कि इसको कोई ये ना हो, अगर उसके साथ कुछ ऊपर नीचे हो गया तो उसको बोला कोई बात नहीं, तो टेंशन मत ले, इट्स नथिंग। और फिर जिसने कुछ उल्टा पुल्टा किया उसको जाकर के उसने बताया कि बेटे ये कैसे कर दिया। तो उसके जो ये वाली क्वालिटीज हैं, ये तो है ही। देखो, यदि हम चाहें तो कबीर सिंह में भी अच्छाई ढूंढ सकते हैं, और हम यदि चाहें तो किसी रिलीजियस बुक में भी बुराई ढूंढ सकते हैं। दोनों चीजें होती हैं। पहले तो हम ये काउंसलर वर्ड जानते भी नहीं थे। अगर बोले कि किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं या साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं तो लोगों को लगता था पागल, तुम पागल हो, तुमको साइकोलॉजिस्ट क्यों चाहिए। एक बड़ी कॉमन समस्या है और जो मैं डेली लाइफ में देखता हूँ, आपके पास भी आई एम श्योर केस आते होंगे, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है। क्योंकि देखो, एक आदमी जो है, आम आदमी, आज की डेट में 2-2, 3-3, 4-4 घंटे भी लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कंज्यूम कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में फेसबुक भी है, राइट। मैं इंस्टाग्राम को तत्काल गांव बोलता हूँ। अच्छा। तो ये तत्काल गांव का जो असर है ना, ये बहुत इंटेंस। कई बार मैं खुद भी जैसे सपोज करो मैं देख रहा हूँ वीडियोस, ठीक है, और हम काफ़ी सारे मेहनत करते हैं कंटेंट बनाने पे, गेस्ट को बुलाते हैं, बातचीत करते हैं, और कई बार मुझे दिखता है कि मैंने जो पोस्ट किया उस पर तो कुछ आ ही नहीं रहा है। कोई वहाँ उधर डांस कर रहा है, उस पर 1 लाख व्यूज़ हैं, 1 मिलियन व्यूज़ हैं। ये बहुत दिमाग पे बुरा असर डालती है, और फिर हम और देखते जाते हैं, देखते जाते हैं, देखते जाते हैं, दिमाग उलझ जाता है। मैंने अपने आप को बड़ी मुश्किल से समझाया कि ये फेक है वर्ल्ड, इधर नहीं जाना है, बहुत मुश्किल से। तो क्या सोशल मीडिया का इम्पैक्ट आपको क्या देखने को मिला है आज तक अपने पेशेंट्स के बीच में, और आप कैसे लिमिट कर पाते हैं उन लोगों को इस चीज से? क्या क्या असर होता है, पहले तो हम ऐसे बात करते हैं। इसका असर, जैसे आपने बोला, बहुत ही ज्यादा है, स्पेशली मेंटल हेल्थ पे। एंड जब हमने अपना स्टार्टिंग करी थी पॉडकास्ट की, तो आपने बोला था कि पहले मैं कुछ क्राइम पेट्रोल देखता था, है ना, जो अक्सर, मेरे पास एक क्लाइंट भी आया था जो जिनकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आने लग गई थी। तो जैसे मैंने पूछा उनसे, तो ही यूज्ड टू से कि वो यही देखता था, क्राइम पेट्रोल या सावधान इंडिया कुछ देखता था। तो क्या था उसका इम्पैक्ट, क्या था मेंटल हेल्थ पे, क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि जो आप सोच रहे हो, स्पेशली इन द, जो आप देख रहे हो, है ना, तो आपकी विजुअल जो है, हेयरिंग, 2 सेंसेस आपकी इन्वॉल्व हो गई उसमें, हम कंज्यूम कर रहे हैं बेसिकली उसको। हाँ, तो देखो, चाहे आप मन में भी वो आपके जा रहा है, दिमाग में प्रोसेस हो रहा है, जा रहा है। इसके साथ ही यदि हम ले जाएं तो ये, यदि आप नाइट टाइम में देख रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स आप ज्यादातर आप फ्री होते हैं नाइट में और आराम से देखते हैं कि अभी मैं देखूंगा, मैं खुद भी तभी देखता हूँ। हाँ, तो नाइट में आपने वो शो देखा या कुछ भी देखा जो कि पॉजिटिव नहीं था बहुत ज्यादा, पर आपको लगा कि तो नॉलेज मिल रही है मुझे, नॉलेज मिली, कुछ टाइम के लिए मिली, मैंने अपने ब्रेन को फीड किया, जो मेरा सबकॉन्शियस माइंड है, जिसने सारी रात काम करना था, काम मैंने उसको दिया ही नहीं। राइट। काम क्या मिला उसको? सावधान इंडिया की कोई भी एक स्टोरी। उसने क्या किया, आपने देखा होगा, जब आप ये देख रहे थे रात को, तो आपको ड्रीम्स भी ऐसे ही आते थे। ड्रीम्स आते हैं, उसके बाद आप अपनी आसपास की जिंदगी में अज्यूम करने लग जाते हो कि मेरे साथ ऐसा कुछ होने वाला है। तो आपने क्या किया, वैसा मटेरियल, और क्योंकि देखो कितनी जल्दी वो स्क्रॉल करते हैं, है ना,
कि आपने एक रील देखी, उसके साथ की वो ऑब्वियस है AI जनरेटेड है, वो आपको इमीडिएट उसकी 10 रील और दिखाएगा। एल्गोरिदम ही वैसा है। हाँ, वो सेट है। ब्रेन का एल्गोरिदम जाना है कभी, जिसकी कोई पावर, किस लिमिटेशन ही नहीं है, तो आप उसमें फीड कर रहे हो ये सारी चीजें। फिर इसको हम क्या कहते हैं, डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन हम लेके जाते हैं कि डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन कैसे करनी है। डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन भी होता है। सोच के देखो ना, एडिक्शन हो गई ना ये। हाँ। मोबाइल का टाइम जो फ्री है, जिसके पास ज्यादा काम नहीं है, या उसने क्या करना है, उसका 1 आवर 2 आवर 3 आवर्स 4 आवर्स पता ही नहीं चलता। तो क्या उसके ब्रेन पर तो असर हो रहा है ना। तो उसको हम डिजिटली डिटॉक्सिफाई करना सिखाते हैं। एक स्टडी पढ़ रहा था अभी थोड़े दिन पहले, तो उसमें लिखा गया है कि एक आम इंसान जिसको कोई ऐसा मेजर इशू नहीं है, वो भी ऑन एन एवरेज एक दिन में कम से कम 200 बार अपना फोन अनलॉक करता है। राइट, 200 बार। और करीब करीब हम एक दिन में, अगर मेरा इंस्टाग्राम पे अकाउंट है तो हम 40 बार इंस्टाग्राम का अकाउंट खोल के देखते हैं। राइट। अभी मेरे और आपसे बीच में बात हो रही है, हम करीब 1-1.5-2 घंटे से बैठ के बात कर रहे हैं, पता नहीं कट के कितना बनेगा। 2 घंटे में पीछे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन आपके साथ जैसे ही एपिसोड खत्म होगा, द फर्स्ट थिंग दैट आई विल डू इज आई विल पिक माई फोन एंड विल चेक माई इंस्टाग्राम अकाउंट कि मुझे कितनी नोटिफिकेशन। तो ये है तो सही, एक तरह से एडिक्शन है ना, एक तरह की एडिक्शन। तो आप एडिक्शन बहुत छोटा, मुझे तो एक बीमारी की तरह लगने लग गया है। एडिक्शन ऑफ कोर्स, ड्रग एडिक्शन में जाते हैं ना हम, तो इसको छोड़ना भी वैसे पड़ेगा। यदि मैंने बोल दिया फुल स्टॉप, तो आपके लिए फुल स्टॉप नहीं हो सकता। तो क्या होगा कि इसको एक टाइम लिमिट दी, उस टाइम में मैंने दूसरी एक्टिविटीज भी इंक्लूड करनी है। जैसे अभी आप बोल रहे हो 2 घंटे से हम बात कर रहे हैं, कि आपको फील हुआ कि मेरा पीछे क्या चल रहा है? नहीं, क्योंकि मेरा ध्यान इधर है। हाँ, ध्यान की बात है कि यदि मेरे पास कुछ प्रोडक्टिव हो करने के लिए, तो मैं उससे बाहर निकल सकता हूँ। मैं ना बड़ा चिड़चिड़ा सा रहने लग गया हूँ, बेफालतू का भी मैं किसी को कुछ भी बोल दे रहा हूँ, अगला चाहे मेरे से जूनियर है तो ना ऐसे रिएक्ट करे, क्योंकि वो नहीं कर सकता, उसको मालूम है सर का ऐसा मिजाज होता है। लेकिन मुझे समझ में आता है, फैमिलीज में भी, मेरी भी फैमिली है तो फैमिली के अंदर भी। फिर मैंने क्या किया, मैंने टीवी देखना बंद किया पहले तो, जो भी कंटेंट कंज्यूम करता था, और मैंने उस पर कोई बड़ा सूदिंग सा कोई पियानो चला दिया या कुछ कोई गाना चला दिया। जब बड़े पहले के गाने भी बड़े अच्छे होते थे, जिनका म्यूजिक ऐसे ढिकचक नहीं है, वो ढिकचक भी दिमाग को शांत नहीं रहने देता। राइट। अगर आप एक सिंपल सा टोन सुनोगे ना, वो एक अजीब सा ही। तो अब तो 8-8 घंटे का एपिसोड है जो बिल्कुल ही रिलैक्सिंग। और मैंने क्या किया, फिर मैंने एक कोई भी किताब उठाई और मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। ये मेरे को समझ में आए कि मेरे को नहीं समझ में आती थी, तो अगले दिन में फिर मैम ऐसा करने से मेरा जो स्लीप साइकिल है वो बहुत इम्प्रूव हुआ। राइट। आई एम स्टिल सर्चिंग फॉर माई द बेस्ट पर्सन दैट आई कुड बी इन द मॉर्निंग व्हेन सो एवर आई गेट अप। एज सुन एज आई गेट अप, कई बार ना लोग उठते चिड़चिड़े से फील होते हैं, मेरे साथ बहुत बार हुआ है। मैं सुबह उठ के अच्छा नहीं फील कर रहा, लेकिन बुक रीडिंग की हैबिट ने मुझे बहुत हद तक काम डाउन किया है, सोचने पे मजबूर किया। गीता का सार मैंने पढ़ा, लेकिन गीता पढ़ने की अभी भी हिम्मत नहीं होती है वापस से कि इतना पढ़े, बहुत डिफिकल्ट ये है। और कोई नरेट करे तो बुक रीडिंग आपकी जो बात है, हाँ, बुक रीडिंग है। जो रीडिंग का जिसको शौक ही नहीं है वो क्या करे, उसके लिए भी तो कुछ होगा ना। मोबाइल मैंने कह दिया बंद करना है, तो आपके मोबाइल पर एक, और उसको कम से कम आपके बेड साइड नहीं होना चाहिए मोबाइल। उसमें ऐसी रेज आती हैं जो कि ब्रेन को शांत होने ही नहीं देती। जो रात को आपका प्रोसेस चल रहा है ना, वो सबकॉन्शियस माइंड, सारा कुछ जो आप करते हो दिन में, वो रात को आपका उसने प्रोसेसिंग में जाना है। आप उसको प्रोसेसिंग करा ही नहीं रहे, यू डोंट नो कि उसको काम क्या दिया जाए। फिर आप कहते हैं कि मैं ये सोच तो नहीं रहा था, पता नहीं हो कैसे गया। सोच तो आप नहीं रहे थे, लेकिन आप अच्छा भी तो नहीं सोच रहे थे ना, जिसको हम बोलते हैं कि मैंने ये नहीं सोचा था।
मैनिफेस्ट जिसको करना बोलते हैं, मैं इसको दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं कि आपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन नहीं किया। सबकॉन्शियस माइंड का जिक्र आप इतनी बार कर चुके हैं जी। सबकॉन्शियस माइंड में पहले तो आप समझाओ। वैसे तो मैं चलो थोड़ा बहुत जानता हूँ। हाँ। किसको आप एग्जैक्टली बोलते हो सबकॉन्शियस माइंड? देखो, एक कॉन्शियस हम बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, एक सबकॉन्शियस माइंड है जो कि हमारी सारी चीजें जो हैं, आपको लेमन लैंग्वेज में, कि वो सारी चीजें ऑब्जर्व कर रहा है, सब कुछ उसको, जैसे ना फोन की मेमोरी वो फुल हो जाती है ना, लेकिन पीछे चल रही है डाउनलोडिंग, उनकी ऑटोनॉमिक चलती रहती है, कि जो भी आपने सोचा, जो किसी के साथ किया, वो चलता, डाउनलोडिंग कहीं ना कहीं बैठा रहता, कहीं ना कहीं वो आपके साथ है। सिंपल सा वे है, बहुत बड़ी थ्योरीज में नहीं जाना। सोने से पहले, सिर्फ सोने से पहले आप, यू आर रेडी टू स्लीप नाउ, राइट, आप बैठे, इनहेल एक्सहेल किया, गिन के 10 बार। क्या किया मैंने? अपनी बॉडी को रिलैक्स किया है, ठीक है। अभी क्या है कि मुझे रिलैक्स करके मैंने ग्रैटिट्यूड फील करना है। ग्रैटिट्यूड फील किया कि आई एम सो ब्लेस्ड। सबसे पहले अपनी बॉडी का, फिर जो भी आपकी फाइनेंशियल है। हम क्या है कि हम हमेशा ब्लेम करते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, जो है उसका हम कभी भी ग्रैटिट्यूड फील नहीं करते। थैंक यू निकुत। वर्क हार्ड यदि आपने किया है तो आपका सक्सेसफुल होना ही होना है आपने। प्रॉब्लम कहाँ आती है? वर्क हार्ड आप कर रहे हैं लेकिन ब्रेन की प्रोसेसिंग सही नहीं कर रहे। मैंने वर्क हार्ड, पूरा दिन मैंने काम किया, लेकिन शाम को मैंने सोचा कुछ नहीं होना, मेरा तो जीवन ही बेकार है। वहां पे आके सिर्फ और सिर्फ मुझे उसकी प्रोसेसिंग चेंज करनी है कि आई एम सो ब्लेस्ड, कि मेरा हेल्थ ठीक है। एक एक चीज को अफर्मेशन देनी पड़ती है। तो सोचो, काम मेरा सही चल रहा है, वर्क हार्ड मैं कर रही हूँ, शाम को मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी ट्रेन कर लिया, तो ऑफ कोर्स नाइट में उसकी प्रोसेसिंग सही चलेगी, तो आपका अगला दिन अच्छा निकलेगा। पैसा कितना इम्पोर्टेंट लगता है आपको इस डिप्रेशन वाली जर्नी में? डिप्रेशन वाली जर्नी में नहीं, आप ये कह सकते हैं कि लाइफ में पैसा कितना इम्पोर्टेंट है, या खुशी के लिए पैसा कितना इम्पोर्टेंट है। बात। तो एक सिंपल सी लाइन बोलती हूँ मैं, एक है लाइफ फॉर मनी, राइट, एक है मनी फॉर लाइफ। छोटा सा डिफरेंस है ना, सिर्फ फॉर को इधर इधर लगाया है मैंने। लाइफ फॉर मनी तो मैंने, मतलब मेरे पास सेटिस्फेक्शन नहीं है। पैसा बहुत जरूरी है क्योंकि मुझे वर्क हार्ड कर रही हूँ, मुझे पैसा तो चाहिए ना। कौन कहता है मुझे पैसा नहीं चाहिए? लेकिन मैंने और सब कुछ खत्म कर दिया। लाइफ मेरी ये वाली, इतना मुझे मिलेगा तब मैं लाइफ जीनी शुरू करूंगा। जो अक्सर आजकल हम सोचते हैं, नहीं, आप मेहनत करते जाओ लेकिन सेटिस्फेक्शन साथ की साथ होनी चाहिए। मन इतनी जल्दी ट्रेन नहीं होता मैम, इतनी जल्दी इसको समझा पाना। कोई करियर बना रहा हो तो उसको पैसा तो लगता ही लगता है, और उसमें मेहनत भी बहुत लगती है। हाँ, इस बात का खुद का मैं साक्षी हूँ, और मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बिल्कुल फर्श से अर्श तक गए हैं और उसके लिए उन्होंने जान लगाई। अगर किसी के पास आज की डेट में पैसा है तो उस बेचारे ने या उस बेचारी ने बहुत 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 मेहनत की है। मेहनत जरूरी है, सारी चीजों को ना बैलेंस करके चलना पड़ता है। हर एक चीज की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। आपके हिसाब से एक आदमी को खुद के लिए एक दिन में कितना समय अलग से निकालना चाहिए? 1 आवर होना चाहिए मिनिमम, जो सिर्फ खुद पे इन्वेस्ट हो, जो खुद पे, और आपको पता होगा। और ये आप अपनी पसंदीदा चीज करो। जिम जाओ, साइकिल चलाओ, नेचर में घूमो। हम हमेशा दूसरों पे डिपेंडेंट हैं। हाँ, ये आ गया तो खुश हो जाएंगे। हाँ, ये मिल गया खुश हो गया। और मैं हर चीज के लिए, फिर से बात वही आ जाती है कि दूसरे को रिस्पॉन्सिबल ठहराती हूँ। ये मुझे टाइम ही नहीं देते, ये मुझे जाने ही नहीं देते। यदि मैं चाहूं, क्योंकि देखो, मैंने एक्सक्यूज ढूंढना बड़ा आसान है।
आराम से मिल जाते हैं। बिल्कुल। तो मैं इजी वे ढूंढूंगी ना कि एक्सक्यूज करो और ठीक है। मान लीजिए किसी को कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डिसीज ऐसी है, ये है ना इसलिए मैं नहीं कर पाती, अरे ये है, इसको फाइट करने के लिए कुछ करो, इससे बाहर निकलो। ऐसी कौन सी चीज है जिससे हमें फाइट करके बाहर नहीं आ सकते? यहां से स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। इंसान अकेला खुश रह सकता है? बिल्कुल रह सकता है, बिल्कुल। हमें डिपेंडेंट होने की आदत पड़ जाती है। फिर क्या है कि वो फिर आप वही चीज ना कि आप अगले की पपेट बन चुके हो। वो यदि उसने टाइम नहीं दिया, आप उदास, रिमोट कंट्रोल दे दिया, रिमोट कंट्रोल, और हम देते रहते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, बतौर इंसान, राइट, आप भी तो एक इंसान हो। हाँ जी। एक महिला, राइट, फैमिली है, हस्बैंड है, बच्चे हैं, उनकी भी पढ़ाई होती होगी, हस्बैंड आपके भी, आपने बताया लड़ाई हो जाती है। हाँ हाँ। आप दूसरों को काउंसिल करते हो, खुद को कैसे बचा के रखते हो? जैसे ये मैंने सारी चीजें बताई है ना, तो अलग अलग चीजें अप्लाई करती हूँ मैं खुद पे। उस मोमेंटरी हीट में अप्लाई हो जाता है? अप्लाई करना पड़ता है और प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए, हैबिट बनाना पड़ता है। मेरी भी ईगो एकदम से ऊपर हो जाती है। जो भी चीजें हैं यदि हम खुद पे अप्लाई नहीं करते तो वो मैं बता ही नहीं सकती। विक्टिमाइज मत करो। नहीं, यदि आप एक प्रोफेशन में हो, मान लो आप मैं एक योगा टीचर हूँ, है ना, सबसे पहले तो मैं खुद को देखूंगी ना, क्या शुड बी फिट। यदि मैं काउंसलर हूँ और मेरी 4 जनों की फैमिली है, वही इतनी परेशान है मेरे से, तो मैं दूसरों की क्या काउंसलिंग कर पाऊंगी? सबसे पहले काम अपने पे शुरू करना पड़ता है। एक मैंने इसमें अपने ऊपर एक सेल्फ प्रैक्टिस अलाउ किए, जो ये आप सॉरी वाला आपने मुझे दिया, मुझे नहीं पता था। देखो सीरियसली, ये जो मेरे को अपने आप से सूझता है कि मैं ना खुद को सॉरी बोलता हूँ कई बार, कि मैंने तेरा ध्यान पहले नहीं रखा। वेरी गुड, आई एम सॉरी। राइट, जो हो गया सो हो गया, अब मैं आगे तेरे साथ ऐसा नहीं होगा। हाँ, सेल्फ हीलिंग बोलते हैं इसे। जैसे कई बार क्या हुआ है कि मतलब पास्ट में, अब ऐसा नहीं होता मेरे साथ, कि खाना आया और मुझे किसी बात से गुस्सा आया बहुत तेज, तो मैंने खाना छोड़ दिया, मैं उठ गया, मैं नहीं खा रहा, कर लो तमाशे। ऐसा भी होता है। फिर मुझे थोड़ी टाइम पहले रियलाइज हुआ कि यार सौरभ, ये वो रोटी है जो तुझे कभी तीनों टाइम मिलती भी नहीं थी। राइट, वैल्यू होना बड़ा जरूरी है। तो तुमने ये क्या किया? आज आपने जब बोला ना कि स्विच दे दिया तुमने किसी और के हाथ में, तो मैंने वो उस दिन रियलाइज किया थोड़े टाइम पहले, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 1.5-2 साल पहले, कि ये मैंने क्या कर दिया कि मैंने स्विच ही पकड़ा दिया किसी और को। गलती उसकी, मेहनत मैंने कर रखी है, रोटी पकी है। तो कई बार कहते हैं ना कि ढाबे की रोटी नहीं जमती है, घर की रोटी कोई इतने प्यार से बनाए तो जमे। उस रोटी को कह दो कि तुझे मेरे प्यार से आना है मेरे पास, तो वो ढाबे की रोटी भी वैसे आ जाएगी आपके पास प्यार से। खुद को सॉरी बोलना चाहिए। अगर कोई गलती हुई है तो किसी और के सामने मानने से पहले खुद से मान जाओ कि हाँ, तुमसे ये गलती होगी, सॉरी। हाँ, सेल्फ हीलिंग बोलते हैं, और इसको हम अक्सर हम जाते हैं, जो आप कह रहे हो ना, हम कई लोगों की ये भी आदत बन जाती है कि वो कर्स बहुत करते हैं। हाँ, अपने आप को बहुत कर्स करते हैं, मैं बेकार हूँ, मेरे से कुछ नहीं हो सकता। तो वो आप अपने से ही प्यार नहीं करते तो किसी से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपसे प्यार करे? बहन है, वो हैदराबाद रहती है, तो वो बहुत कंसर्न है मेरे को लेके, तो मेरे को हमेशा फोन करेगी, भैया तुम्हारे साथ ये सब क्यों होता है, तुमको ही ये सब क्यों इस तरह से फेस करना पड़ता है। तो मैं उसको कहा करता था कि तुझे पता नहीं, मैं ही बहुत खराब हूँ, इसीलिए ऐसा होता है। कहती तुम खराब नहीं हो, दूसरों को अकल कम है, तुम मत कोसा करो खुद को। तो आप ये अपने आप को सबको बोलना चाहिए कि तुम खराब नहीं हो, दूसरा तुम्हें समझ नहीं पा रहा, उसको समझने के लिए वक्त चाहिए। हम उसको भी गलत नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है उसका भी सिचुएशन चल रहा है ना, सिचुएशन वो उस चीज को हैंडल नहीं कर पा रहा। जब वो समझ जाएगा तो आप पहले ही समझे हुए हो, तो प्रॉब्लम खत्म।
सेशन तो बहुत अच्छा चल रहा है, मेरा मन भरसा नहीं रहा है, लेकिन क्वेश्चंस हमारे खत्म हो गए। चलो फिर लास्ट शॉट ले लेते हैं। आई होप कि आपको हमारा ये पॉडकास्ट अच्छा लगे, और अभी तक हमने जितने भी पॉडकास्ट करे हैं, आप सब ने उन सारे पॉडकास्ट को बहुत सारा प्यार दिया। ये आपके कमेंट बताते हैं, आपके फ़ोन कॉल्स बताते हैं, जो पर्सनली मेरे को आते हैं लोगों से कि हमारे साथ ऐसा हो रहा था और आपसे बात करके, या जो भी हमारे गेस्ट आए उनसे बात करके ये सॉल्व हो गया। हम सो थैंकफुल। तो ऐसा आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस पॉडकास्ट को लेकर के अगर आपके मन में कोई भी विचार है, हमारी कोई बात अगर आपको चुभ गई हो, तो पहले तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। अगर आप अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। जहाँ तक संभव हो सकता है मैं अपने हर व्यूअर के कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। किसी किसी का रह जाता है, कई बार कमेंट्स ज़्यादा होते हैं, रिस्पॉन्स करने में टाइम लगता है। आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, मेरा लिंक्डइन, मेरा सारा सोशल मीडिया का डिटेल वहाँ पे है। आपका फ़ोन आएगा, आपकी बात सौरभ श्रीवास्तव से ही होगी, इस बात से मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम अब स्पॉटिफाई पे उपलब्ध हैं। आप स्पॉटिफाई ऐप को डाउनलोड कीजिए और अब तक के हुए हमारे सारे पॉडकास्ट का आनंद उठाइए। अगर इन एनी केस आपको ऐसा लगता है कि हम आपके साथ पॉडकास्ट करें, आपके साथ हमारा पॉडकास्ट होना चाहिए, तो कृपया हमें फ़ोन करें या हमारी ईमेल आईडी पे अपना एक बायो छोड़ दें। आपके बायो को हम अपनी टीम के साथ डिस्कस करेंगे, और अगर संयोग बन गया तो हम आपके साथ भी पॉडकास्ट ज़रूर करेंगे। आप सबने हमारा इतना साथ दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैंने पहले भी बोला है, मैं आप दर्शकों का पहले भी आभारी था, आज भी आभारी हूँ, और आगे जीवन भर आपका आभारी रहूँगा। Thank you so much for watching us. Thank you.